जब हम इन गुलामी के शब्दों को हटाएंगे तो स्वदेशी का भाव आएगा, कर्तव्य का बोध होगा उसमें। मुझे लगता है इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो गुलामी की पुलिस व्यवस्था जो आज भी चल रही है, आपको जान के आश्चर्य होगा 1861 में हमारे पूर्वजों को पीटने के लिए कानून बना था, इसका देखिए पुलिस एक्ट। इसी पुलिस एक्ट का उपयोग करके जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी। इसी पुलिस एक्ट का उपयोग करके लाल बाल पाल को लाठियों से पीटा गया था। इसी कानून का उपयोग करके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। यह कानून बनाया ही गया था भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए, और यह कानून आज भी चल रहा है। आज तक हमने इस कानून को बदल के अपना खुद का एक कानून नहीं बनाया। भारत में जब देश आजाद हो जाते हैं तो क्या करते हैं? गुलामी के निशान मिटाते हैं। हमारे देश में गुलामी के निशान को बरकरार कर रखने के लिए 1858 में कानून बनाया गया। इसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। ये कानून के कारण औरंगजेब की कब्र पे 4 सिपाही 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। औरंगजेब की कब्र पे, यहां देखो कितने टैक्स पेयर बैठे हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे टैक्स पेयर। आपके दिए हुए टैक्स से पुलिस को वेतन दिया जाता है, और किसकी रखवाली करने के लिए? औरंगजेब की कब्र की। और क्यों की जा रही है? यह कानून कह रहा है। कुछ दिन पहले एक जूता फेंका गया था सुप्रीम कोर्ट में, फेंका गया था ना, उस जूते की चर्चा खूब हुई। जूता ठीक फेंका, गलत फेंका, इसकी खूब चर्चा हुई। उस जूते के पीछे जो कानून खड़ा था वो ये कानून था। सीजीआई ने बोला एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट कहता है कि आपका भोजशाला वो प्रोटेक्टेड एरिया है, हम वहां कुछ नहीं कर सकते। राजेश किशोर जी को गुस्सा आया, आओ ने देखा ताव, निकाला अपना जूता, फेंक दिया। बुजुर्ग आदमी है, कोई हाइपर टेंस्ड आदमी नहीं है, बाल बच्चे वाले नाती पोते वाले आदमी है, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट। एमएससी करने के बाद उन्होंने फिर अपना एलएलबी वगैरह किया, लेकिन पता नहीं उनकी भावना कैसे भड़क गई तो उन्होंने उठा के जूता फेंक दिया। अब तो 75 के पूरे हो गए, वो संन्यास आश्रम में जाने वाले हैं, वानप्रस्थ भी उनका पूरा हो चुका है। लेकिन उसके पीछे कौन था? ये कानून था। मैं इस कानून को मैंने चैलेंज किया हुआ है कि भाई गुलामी के निशान मिटने चाहिए। हमारी सरकार गुलामी के निशान मिटाने के लिए बनी है, गुलामी के निशान को बरकरार रखने के लिए थोड़ी कानून बन सकता है। एक और कानून बना 1991 में, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कहता है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जो काम किया सब ठीक है। अगर उन्होंने भोजशाला तोड़ी तो ठीक है, तोड़ दिया तो तोड़ दिए। दुनिया के किसी भी देश में जब देश आजाद होता है तो कभी भी गुलामी के निशान को, मतलब इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं करता। हमारे देश में बाबर, हुमायूं, तुगलक के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना है। तो ना हमने शिक्षा व्यवस्था बदली, ना हमने चिकित्सा व्यवस्था की अजब कहानी है। देखिए 1954 का ड्रग एंड मैजिक एक्ट है। यह कानून बनाया था अंग्रेजों ने पहले 1940 में, बाद में इसको नेहरू जी ने कॉपी पेस्ट मार के इसका 1954 कर दिया। यह कानून बनाया किस लिए था? हमारी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को खत्म करने के लिए। क्यों, क्या किया उन्होंने कानून में? उन्होंने ये देखा कि अच्छा ये बताओ ये इनके क्या क्या इलाज है, और जिसका इलाज इनके पास है उसका इलाज हमारे पास है कि नहीं। उस समय 55 ऐसी बीमारियां थी जिनका इलाज योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में था, एलोपैथ में था ही नहीं। तो उन्होंने कानून बना दिया कि इन 55 बीमारियों का इलाज करने का कोई दावा नहीं करेगा। मतलब जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, महर्षि वाग्भट ने लिखा है, महर्षि शारंगधर ने लिखा है, महर्षि भावप्रकाश ने लिखा है, उन बीमारियों का इलाज इलाज की गारंटी का कोई वादा नहीं करेगा, और वादा करेगा तो 3 साल की सजा होगी। यह कानून बनाया था अंग्रेजों ने, और हमारे वाले अंग्रेजों ने भी उस कानून को बदला नहीं, कॉपी पेस्ट मार दिया। दुर्भाग्यवश यह कानून आज भी चल रहा है। मतलब इसमें लिखा हुआ है अंधापन, कैंसर, मोतियाबिंद, बहरापन, माहवारी, प्रोस्टेट ग्लैंड, बुखार, मिर्गी, स्टोन, ग्लूकोमा, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हिस्टीरिया, कोढ़, मोटापा, लकवा, न्यूमोनिया, नपुंसकता, बाजपन, टीबी, ट्यूमर, अल्सर, ऐसी बीमारियों का इलाज भगवान महर्षि चरस लिख के गए हुए, लेकिन हम उसका दावा नहीं कर सकते। तो ये भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया। भारत की शिक्षा को बर्बाद करने के लिए मैकाले ने कानून बनाया, भारत की चिकित्सा को बर्बाद करने के लिए हमारे वाले मैकाले ने कानून बनाया। सबसे इंटरेस्टिंग तो हुआ 2012 में राइट टू एजुकेशन बना, तो ये हुआ सब पे लागू होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा नहीं, हम मदरसों को फॉलो नहीं करेंगे। 2012 में अमेंडमेंट कर दिया गया।
अमेंडमेंट करके मदरसों को इसके दायरे से बाहर निकाल दिया गया। नतीजा क्या होगा? मदरसे में कौन पढ़ता है सरकार को नहीं पता, मदरसे में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है सरकार को नहीं पता, पढ़ने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, फंडिंग करने वाला कौन, सरकार इस पर ऑडिट ही नहीं कर सकती। और ये व्यवस्था आज भी चल रही है। तो इसको हमने चैलेंज किया। सबसे दुखद हुआ 1992 में इस देश का विभाजन किस आधार पर हुआ था? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पर। धर्म कभी विभाजन नहीं करा था। विभाजन कौन करा था? जोर से बोलिए जरा। जो एकेडमिक लोग हैं जिनको इंटरेस्ट हो पढ़ने को, उसमें गूगल करिएगा रिलीजन धर्म अश्विनी उपाध्याय। एक मेरी PIL चल रही है जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के 25 अंतर बताए हैं और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। मैंने इसमें मांग किया है कि प्राइमरी के स्कूल में धर्म और रिलीजन का अंतर बताया जाए, क्योंकि CBSE बोर्ड वाले, ICSE बोर्ड वाले धर्म को रिलीजन, रिलीजन को धर्म बता रहे हैं। इस हाल में बहुत सारे बैठे लोग यही सोच रहे होंगे धर्म रिलीजन होता है, रिलीजन धर्म होता है, धर्म मजहब है, मजहब नहीं। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। यस। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है, धर्म यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है, धर्म सर्वे भवन सुखने सिखाता है, धर्म सर्व मंगल मांगल्य सिखाता है, धर्म हर चीज यूनिवर्सल सिखाता है। यूनिवर्सल इक्वलिटी, यूनिवर्सल जस्टिस, यूनिवर्सल लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है और मजहब आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाता है। सबसे बड़ा अंतर यह है। आपका अगर आप सनातन धर्म में हैं, आप कुछ भी करिए, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, व्रत रखते हैं, नहीं रखते हैं, दीपावली मनाते हैं, नहीं मनाते हैं, सब आप स्वतंत्र हैं। जो करना आपको कोई आके पीटेगा पाटेगा नहीं। आप अगर मजहबी हो गए, किसी भी विदेशी मजहब में चले गए, फिर आपके लिए बाउंडेशन है, आपको ये काम करना ही है, ये काम करना ही है, और दिन में 5 बार डराया जाएगा। ये काम नहीं किया तो सीधे कहां जाओगे? आज तक कभी सनातन धर्म में बताया हो, किसी ने बोला हो कि राम की पूजा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, कृष्ण की पूजा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, विष्णु की पूजा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे? किसी ने बताया क्या? ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। यह धर्म है। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है। धर्म आपको लिखने की स्वतंत्रता देता है, सोचने की स्वतंत्रता देता है, मेकअप की स्वतंत्रता देता है, भोजन की स्वतंत्रता देता है, वस्त्र की स्वतंत्रता देता है, जीवन का स्वतंत्रता देता है, रहने की स्वतंत्रता देता है। मजहब आपको न सोचने की स्वतंत्रता, न लिखने की स्वतंत्रता, न शास्त्रार्थ की कोई स्वतंत्रता नहीं देता। दुर्भाग्यवश चूंकि हम मॉन्टेसरी मिशनरी एजुकेशन सिस्टम लेके बैठे हुए हैं, तो आज तक हमारी युवा पीढ़ी को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। और सबसे बड़ी बात ये, अंग्रेज यहाँ पे 1000 मॉन्टेसरी स्कूल खोल के गए थे और ये संविधान लागू होने के बाद 4 लाख मिशनरी स्कूल खोल गए। मुगल यहाँ 1000 मदरसा खोल के गए थे और संविधान लागू होने के बाद लगभग 4 लाख मदरसा और खुल गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। भारत के संविधान में अगर कोई मुझे एक बार मदरसा शब्द दिखा दे, मैं आजीवन वकालत छोड़ दूंगा और आजीवन सार्वजनिक जीवन से बाहर निकल जाऊंगा। है ही नहीं है। गलत व्याख्या हो रही है। आर्टिकल 30 की गलत व्याख्या, आर्टिकल 25 की गलत व्याख्या। संविधान सच बोलने की स्वतंत्रता देता है कि झूठ बोलने की? जरा जोर से बोलिए जरा। और सुबह से लेकर शाम तक संविधान की बात करने वाले नेता सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? जोर से बोलिए जरा। संविधान वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता देता है, नग्न होने की स्वतंत्रता? जोर से बोलिए जरा। संविधान संस्कृति की स्वतंत्रता देता है, अश्लीलता की? जोर से बोलिए जरा। वैसे संविधान धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है, धर्मांतरण की नहीं। संविधान रीतियों की स्वतंत्रता देता है, कुरीतियों की नहीं। संविधान प्रथाओं की स्वतंत्रता देता है, कुप्रथाओं की नहीं। लेकिन आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसी ऐसी व्याख्या कर दिया, और उसमें उनकी गलती नहीं है। गलती उनके बाप दादा की है। क्योंकि जो पहले अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, वो बैरिस्टर बन गए। तो वो बैरिस्टर बन गए, तो जब भारत आजाद हुआ तो वो जज हो गए। क्योंकि वो खुद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे, मिशनरी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़े थे, बाद में उनके बच्चे जज हो गए। और पिताजी ने जो एक बार गलत फैसला दे दिया, बेटा अब उसी फैसले को आगे बढ़ाया जा रहा है। कम से कम ऐसे 50 गलत जजमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, जहां ठीक से संविधान की व्याख्या नहीं हुई, ऐसे जजमेंट हुए। सबसे आश्चर्य, अलीगढ़ को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। माइनॉरिटी कौन है कहीं पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। न संविधान में माइनॉरिटी कौन है लिखा है, न किसी कानून में माइनॉरिटी है कौन लिखा है। फिर भी माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी बोर्ड चल रहा है। मदरसा लिखा नहीं है, मदरसा बोर्ड चल रहा है, मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो रही। गौतम जी कह रहे थे उर्दू का आ गया। अरे भैया, ये संविधान भारत को आबाद करने के लिए बना है कि भारत को बर्बाद करने के लिए?
तो जो ऐसे कार्य जिससे बर्बादी हो रही है वो संविधान कैसे अलाउ कर सकता है? और अलाउ अगर कर भी दिया हो तो ये रोकना वर्तमान जो संविधान की शपथ लेते हैं उनकी ड्यूटी है। मेरा 9:15 हो गए भाई, समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं भोजन की व्यवस्था सबकी है ना, क्योंकि यहाँ बहनें बैठी हैं, पता चला घर जाके बनाना पड़ा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मौके भाग्य से मिलते हैं। मेरा यही प्रयास है, शिक्षा का भारतीकरण हो, चिकित्सा का भारतीकरण हो, न्यायिक व्यवस्था का भारतीकरण हो। न्यायिक व्यवस्था जरा सोचो, हमारे देश में चाहे राजा विक्रमादित्य का जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए, रानी अहिल्याबाई होलकर का जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए। दुर्भाग्यवश हमने भी ला कर लिया, हमें पढ़ाया नहीं गया, हमने तो इंटरेस्ट लेके पढ़ा, उसको कायदे से पढ़ाना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, हमारे जो बेस्ट जुडिशियल सिस्टम थे उनको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, हमने पढ़ाया नहीं गया। इंदौर में भी नहीं पढ़ाया गया होगा रानी अहिल्याबाई होलकर का जुडिशियल सिस्टम क्या था। हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था। ये बिटिया एसडीएम बनने वाली है, अभी पास करके आई है, तो इसको ज्यादा पता होना चाहिए। हमारे देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, 1 घंटे के अंदर न्याय। केस कॉम्प्लिकेटेड है तो जस्टिस विद इन डे होता था, सुबह आओ शाम तक फैसला हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला होगा, हो सकता है सप्ताह में 2 बार आना पड़े या 3 बार आना पड़े। बहुत एक्सेप्शनल केस हैं, 2 ही 4 केस हैं जो 1 महीने चले हैं, यानी जस्टिस विद इन मंथ। जिस देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, जस्टिस विद इन डे होता था, जस्टिस विद इन वीक होता था, जस्टिस विद इन मंथ होता था, उस देश में जस्टिस विद इन ईयर की कल्पना करने से लोग करें ऐसे कैसे हो जाएगा? गुलामी की सोच देखिए जरा। मैं जब कहता हूं जस्टिस विद इन आवर होना चाहिए तो लोग कहते हैं अरे अश्विनी जी आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। अरे हो सकता है, 100% हो सकता है,